अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब अच्छे से खैरियत से होंगे। सो गाइस, टुडे वी स्टार्ट अवर लेक्चर नंबर 7 विच इज़ अबाउट द क्लासिकल वे ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम साइंटिफिक और ब्यूरोक्रेटिक पढ़ेंगे। अच्छा, अब चूँकि लेक्चर नंबर 7 और 8 ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं, तो हम इन दोनों को कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। आपके अगर सीक्वेंस वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा कुछ भी समझने में। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर है क्लासिकल व्यू पॉइंट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। लाइक फर्स्ट पे क्या है, साइंटिफिक, ब्यूरोक्रेटिक और एडमिनिस्ट्रेटिव। अब वो जो लेक्चर नंबर 8 का बता रही हूँ उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव आता है, लेकिन हम दोनों को क्या करेंगे, कंबाइन ही पढ़ेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट आ जाती है। अब चूँकि गाइस आपको भी पता है हम हाईलाइटेड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमें मेन चीज़ जो है ना, मेन चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो है कॉन्सेप्ट। अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऑब्वियसली हमारा MCQs भी हो जाएगा, हमारा GTP भी हो जाएगा, हमारी असाइनमेंट्स भी हो जाएंगी। अच्छा, अब साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या होता है कि अगर मैनेजमेंट, ऑब्वियसली जो मैनेजमेंट की कोर है वो हम पहले चैप्टर में, पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे उसको करने के डिफरेंट तरीके हैं, उनको किस तरीके से देखा जाता है या किस तरह से परफॉर्म किया जा सकता है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो साइंटिफिक वे में क्या होता है कि हम कुछ साइंटिफिक स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसको फॉलो करके मैनेजमेंट को हैंडल करते हैं, मैनेजमेंट को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, हैंडल नहीं, परफॉर्म करते हैं। जितनी भी मैनेजमेंट्स होती हैं वो परफॉर्म की जाती हैं किसी साइंटिफिक मैनेजमेंट से भी। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किसकी थी, यहाँ पे हमारे हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कौन, इनका क्या नाम है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। ये कहा कहलाए जाते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर हैं, जस्ट बिकॉज इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था टेक्निक्स को। ठीक है, अब ऐसा होता था ना, लाइक आपको भी ये बात अच्छे से मालूम होगी, लाइक आपने अपना घर बनवाना है, आपने ठेके पे मजदूर लाए हैं। अब वो मजदूरों के सर पे जब तक ना खड़े हो वो सही से काम नहीं करते। ठीक है, उनको ये होता है कि बस वो जल्दी जल्दी काम ख़त्म करें, तो उसके लिए वो शॉर्टकट मारेंगे। सिस्टम जो है ना, अगर उनके सर पे कोई नहीं खड़ा ना, तो वो बस काम करने ख़त्म करने की करेंगे कि बस किसी तरह से जो है ना काम ख़त्म कर दें। ठीक है, तो इस तरह से होता है कि अगर आपके सर पे कोई नहीं तो आप क्या करोगे, काम में डंडी भी मारोगे, आप काम में कमी भी करोगे, काम अच्छे से परफॉर्म नहीं करोगे। तो ये चीज़ें होती हैं। अब इस तरह से फिर और भी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स आ जाते हैं। लाइक अगर आपको एक प्लान नहीं बताया जाएगा, अगर आपको एक स्ट्रैटेजी नहीं बताएगी, तो आप अपना प्लान बनाओगे, दूसरा अपना प्लान बनाएगा, तो इससे क्या होता है, इससे ऑपोजिशन आ जाती है, इससे तजाद होता है। अब एक बंदा अपना प्लान बना रहा है, दूसरा बंदा अपना प्लान बना रहा है। मैनेजमेंट और गोल क्या है, एक है, लेकिन प्लान्स क्या है, अलग अलग है। अब जो उसने सोचा वो दूसरे ने सोचा, जो दूसरे ने सोचा वो पहला नहीं सोच सकता। तो जब ये चीज़ें आ जाती है ना, तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट का क्या होता है, तबाही होती है। तो अब यहाँ तबाही से बचने के लिए डिफरेंट जो है वो टेक्निक्स वगैरह और डिफरेंट चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है, ताकि क्या हो, ज़्यादा काम में प्रोडक्टिविटी लाई जाए। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो टेलर है उसने अपनी जो है ना तरीक़ों से क्या किया, 200% प्रोडक्टिविटी की रेंज में इजाफा किया। हिज पिग आयरन एक्सपेरिमेंट इज़ प्रोबेबली द मोस्ट वाइडली सिटेड एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब यहाँ पे पिग आयरन इन्होंने वो बताई हुई, इसकी एक एक्सपेरिमेंट है, उसका नाम है पिग आयरन। उसके बारे में बताया कि उसने जो ये जो है इसका एक्सपेरिमेंट है, ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इसका जो है ना नाम पिग आयरन, ये एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि इसमें जो पिग आयरन है ना, इसमें क्या हुआ था, उसने साइंटिफिक मैनेजमेंट के कुछ जो है ना असूलों को यूज़ किया था। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में। और उसके बाद क्या हुआ था कि उसने हर काम को करने के लिए बहुत से अच्छे तरीके निकाले थे। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट की बदौलत। अब आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज मेजर कंट्रीब्यूशन टू बिजनेस ऑपरेशन एज वी नोन एज देम टुडे। अब वो कह रहे हैं जो बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं ना, जो नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं, आज अगर वो बेहतर है ना, तो वो किसकी बदौलत है, फ्रेडरिक विंसलो टेलर की बदौलत है। ज़ाहिर बात है, जो आपके मैनेजर्स होते हैं ना, वो भी पढ़े लिखे आते हैं, उनको पता होता है कि मैनेजमेंट को किस तरह से संभालना है, किस तरह से देखना है। जब उन्होंने ऑब्वियसली हर चीज़ को स्टडी किया होता है, तो वो इसके जो फ्रेडरिक विंसलो टेलर है उसके भी जो है ना बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्स को पढ़ के आते हैं, ताकि वो किस तरह से मैनेजमेंट को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, सीखा सिखाया कोई नहीं होता, सारे पढ़ के ही आते हैं, सारे समझ के ही आते हैं। अब यहाँ पे उसके 4 प्रिंसिपल्स जो है वो यहाँ पे मैंशनड है। पहला क्या है कि हर काम को परखना, हर काम की नो हाउ रखना। लाइक अगर वो प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का नॉलेज रखना, प्रोडक्ट के अप एंड डाउन, लाइक उसके जितने भी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं कंपनी की तरफ से बनाएंगे, उन सबको अच्छे से जो है ना देखना, उनको स्टडी करना। ठीक है, और हर पार्ट को आपने साइंटिफिकली भी देखना है कि आप उसको साइंटिफिकली किस तरह से अंजाम दे पाओगे। केयरफुली सिलेक्ट वर्कर, वो कह रहे हैं कि आपने
बंदे रखते हुए देखना है कि कौन से बंदे आप रख रहे हैं और जिन बंदों को आप रख रहे हैं वो काम करने के काबिल हैं भी या नहीं है। हर बंदे में एक जैसी सलाहियत नहीं होती है, हर बंदा डिफरेंट माइंड का उसका डिफरेंट माइंड होता है और उसका डिफरेंट प्रोडक्टिविटी लेवल होता है। तो आपने ये देख के रखना है कि आप कौन से बंदे रख रहे हैं। फिर कॉपरेट फुली, वो ये कह रहे हैं ऐसा नहीं कि काम दे दिए तो फिर आप जी सुकून से बैठ जाओ, नहीं, आपने क्या करना है, साथ उनको देखना है, उनके ऊपर नज़र रखनी है, उनके साथ जहाँ पे कॉपरेट की ज़रूरत है वहाँ पे कॉपरेट करना है। डिवाइड वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग वर्क। वो कह रहे हैं आपने वर्क को और ज़िम्मेदारी जो मैनेजमेंट की है उसको अच्छे से परफॉर्म करना है और उसको एज अ ज़िम्मेदारी के तौर पे लेना है और अपने डिफरेंट मेथड यूज़ करने कि किस तरह कौन सा मेथड यूज़ करके आप अच्छे तरीके से काम निकलवा सकते हैं या काम को परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी आ जाती है कि आपने प्लानिंग खुद करनी है। ऐसा नहीं है हर बंदा अपनी प्लानिंग करे, नो, प्लानिंग आपने खुद करनी है और उनका काम करना है, आपका काम है प्लान करना। ये बात फिर आप माइंड में रखिएगा, क्या है आपका काम, क्या है प्लान करना, उनका काम क्या है एग्जीक्यूट करना। अब यहाँ पे है फ्रैंक एंड लिलैन गिलबर्ट। अब यहाँ पे इसमें बात की जा रही इनकी। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने टेलर के बाद ही टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करवाया था। अब जैसे थर्बलिंग्स, अब जो लोहे का काम करते थे ना लोग, अब थर्बलिंग टेक्निक के ज़रिए क्या हुआ था कि वो ज़्यादा काम करने, उनके अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ गई थी थर्बलिंग टेक्निक की वजह से, ठीक है। अब इस टेक्निक की वजह से, अच्छा यहाँ पे हम थर्बलिंग्स का पढ़ें, इस टेक्निक की वजह से ये हुआ था कि जो लोग लोहे का काम कर रहे थे उनके काम में क्या प्रोडक्टिविटी आ गई थी, वो ज़्यादा काम करना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है सेकंड पे लिलैंस डॉक्टरल डिस्कर्टेशन। अच्छा गाइस, अब यहाँ पे आप ना देखेंगे कि वर्ड बहुत ज़्यादा क्रॉप हुए हैं तो थोड़ा सा पढ़ने में मसला होता है, लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है। अब उसमें बुक पब्लिश हुई थी, उसमें क्या था, साइकोलॉजी ऑफ मैनेजमेंट। उसमें प्रॉपर ऑल साइकोलॉजी बताई गई थी कि मैनेजमेंट की क्या साइकोलॉजी होती है, और वो कहती हैं ये फर्स्ट बुक थी जो पब्लिश हुई थी वर्क प्लेस के अकॉर्डिंग, मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे है फ्रैंक प्रूव द वैल्यू ऑफ मोशन स्टडीज़। अब वो ये कह रहे हैं कि काम करने को करने की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, तो मोशन स्टडीज़ साइंटिफिक है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है प्रोडक्टिविटी में, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे हेनरी ली जैंट है। अब इसने क्या किया था, ये टेलर का क्लोजेस्ट एसोसिएट था और इसको हम कहते हैं जैंट चार्ट। अब इसको हम इसलिए जानते हैं कि इसने जैंट चार्ट बनाया था। उसमें क्या होता है, उसमें प्लानिंग होती है, स्केड्यूलिंग होती है, कंट्रोलिंग होती है। जैसे हमने पोल का पढ़े थे ना, अब एग्जैक्ट पोल का तो नहीं, लेकिन इसमें प्लानिंग, स्केड्यूलिंग और कंट्रोलिंग, लाइक इसमें ऐसा होता है ना जैसे आप फ्लो चार्ट बना देते हो, तो ये चीज़। अब ये जो हेनरी ली जैंट है, ये अपने चार्ट की वजह से माना जाता है कि इसने ये चार्ट बनाया था, इसकी वजह से मैनेजमेंट क्या थी, बहुत आसान हो गई थी। इट वॉज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कुड रेज कंट्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाई मेकिंग वर्कर्स मोर प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिव एफिशिएंट। अब वो ये कह रहे हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट से इम्प्रूवमेंट क्या आई थी, जब लोग ज़्यादा काम करेंगे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, स्टैंडर्ड बढ़ेगा, स्टैंडर्ड बढ़ेगा। अच्छा, उसका फ़ायदा जो है कंपनी को तो होगा सो होगा, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ काम करें उनकी भी सैलरी वेजेस में इजाफा होगा। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, एक सर्कल चल रहा है जिसमें सबको फ़ायदा हो रहा है। और also it's important to remember that many of the tools and techniques developed by the scientific management practitioners are still used in organization today। वो कह रहे हैं ऐसा नहीं कि वो आए और वो काम ख़त्म हो गया, नो, अभी तक भी ये स्टिल है और यहाँ उसको मद्देनज़र रख के काम को परफॉर्म किया जाता है। अब आ जाती है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। अब इसमें क्या है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव थेरीज, थ्योरिस्ट है यहाँ पे, थ्योरिस्ट हैं यहाँ पे थेरीज नहीं है, ठीक है। दिस ग्रुप ऑफ राइटर फोकस ऑन इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। अब वो कह रहे हैं ये पूरा एक थ्योरिस्ट का वो था, एक जंक्शन था जहाँ पर उन्होंने मतलब उन्होंने ना लाइक जैसे होते हैं ना कॉलम राइटिंग करना और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो इन पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप जो था उसका क्या मेन फोकस था, लिखना। उनका ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजमेंट के हवाले से लिखना। द टू मोस्ट प्रोमिनेंट थेरिस्ट बिहाइंड द जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच वर हेनरी फेयोल एंड द मैक्स वेबर। अब हेनरी फेयोल को भूलना नहीं क्योंकि उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव में भी पढ़ेंगे, हम यहाँ पे भी उनको डिस्कस ऑब्वियसली करेंगे। रोड ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड एज फ्रेडरिक टेलर। अब जो हेनरी फेयोल है उसने क्या किया था, उसने एट द सेम टाइम जब फ्रेडरिक काम कर रहा था ना मैनेजिंग के हवाले से, डायरेक्टर्स के हवाले से कि किस तरह से काम को परफॉर्म किया जा सकता है, तो ये हेनरी फेयोल उस वक्त ये भी काम कर रहा था किस पे, कोल माइनिंग फर्म पे। अब जाहिर बात है उस वक्त हेनरी फेयोल क्या होगा, एज अ टीम लीडर होगा या मैनेजर होगा या कुछ इस तरह का सिस्टम था, तो उसने कोल माइनिंग फर्म पे काम किया था ना। हिज एक्सटेंशन वाज एम्ड एट द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल मैनेजर।
वो कह रहे हैं कि उसकी इंटेंशन क्या थी कि जितने भी मैनेजर्स हैं उनका किसी ना किसी तरह से जो उनका गोल है वो अचीव करवाया जाए। उसके लिए उसने ज़ाहिर बात है फिर टेक्निक बनाई, उसने स्टडी किया था कि किस तरह से काम को बहुत ज़्यादा बेटर बनाया जा सकता है। और उसने ये भी बताया था कि प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर फिजिकल बिजनेस फंक्शंस। वो कह रहे हैं कि हर डिफरेंट बिजनेस की डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, ठीक है, तो उस स्ट्रैटेजीज़ को लेकर चलना चाहिए कि हम उसके ऊपर कौन सी मैनेजमेंट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसी तरह फिर मैक्स वेबर का दूसरा नाम आ जाता है, जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने क्या किया था 20th सेंचुरी में के अर्ली पार्ट में लिखा था। अब क्या लिखा था, ऑब्वियसली उन्होंने भी मैनेजमेंट के हवाले से लिखा था, थ्योरी ऑफ अथॉरिटी स्ट्रक्चर एंड डिस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ बेस्ड ऑन अथॉरिटी रिलेशन। वो कह रहे हैं जो मैक्स वेबर है ना, उसने ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी को परफॉर्म कराया था और अथॉरिटी रिलेशंस वगैरह के ऊपर काम किया था। He described the ideal form of organization, the bureaucracy, or defined as a form of organization marked by division of labor. अब इन्होंने क्या किया था, ब्यूरोक्रेसी मैनेजमेंट जो है ना, इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है हेनरी फूल के साथ साथ। अब ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, डिवीजन ऑफ लेबर्स होता है ऑब्वियसली, फिर क्लियरली डिफाइंड हायरार्की, उसमें ज़ाहिरी बात है ऊपर से लेके नीचे तक हर चीज़ को लाइन किया जाता है कि अपर मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। फिर रूल्स रेगुलेशंस को डिस्कस किया जाता है, फिर पर्सनल रिलेशनशिप्स को, लाइक ऐसा नहीं है कि आपके जो है ना वो चाचा लगे हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर है तो आपको जी रखा गया तो आपको भाई बड़ा बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, नहीं। उसने कहा था कि कोई भी मैनेजमेंट है वहाँ पे प्रोटोकॉल्स सबके लिए क्या है, बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जानने वाला है तो उसको ज़्यादा आप कर रहे हो, जो नहीं जानने वाला उसको आप कम कर रहे हो, नहीं। आपने मेरिट के बुनियाद पर हायर करना है और मेरिट को ही मद्देनज़र रखना है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेबर, आइडियल ब्यूरोक्रेसी, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर, आपने देखना है कि कौन सा लेबर किस काम के लिए क्या है, सूट कर रहा है या नहीं। उसके बाद रूल और प्रोसीजर्स बताना। उसके बाद फिर क्या आ जाता है, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया कि आपने मेरिट के ऊपर डिसाइड करना है कि कौन जो है वो लाए कर रहा है मेरिट के ऊपर और कौन नहीं कर रहा, अपने रिश्तेदारी को बीच में नहीं लाना। उसके अलावा अथॉरिटी आ जाती है, ऊपर से लेके नीचे तक हर काम को जो है अलाइन करना इस वे में ताकि आपको अथॉरिटी शो हो कि हाँ जी ये बंदा ये काम करेगा, ये बंदा ये काम करेगा। तो इस तरह से क्या हो जाता है, हर चीज़ जब अलाइन होती है तो काम ऑब्वियसली अच्छे से होता है और प्रोडक्टिविटी बूस्ट होती है। अब वो कह रहे टेलर एंड अदर डिस्क्राइब क्लासिकल कंट्रीब्यूटर्स, वेबर वर्क वर नॉट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश अंटिल द 1940s। वो कह रहे हैं टेलर को तो हम क्लासिकल कंट्रीब्यूटर मान रहे थे, लेकिन वेबर का वर्क जो है वो 1940 की सदी के बाद ही आया था सामने। लोगों ने इसको जो है ना, वो एक होता है ना कि आपका एक पीक टाइम चलता है, वो पीक टाइम 1940 के बाद ही चला था। अच्छा, यहाँ पे क्या है, कंट्रीब्यूशन ऑफ क्लासिकल व्यू पॉइंट। अब यहाँ पे बात करें हाईलाइट द नीड ऑफ साइंटिफिक अप्रोच और ऑफ टू मैनेजमेंट। अब वो ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट में आपने ये हाईलाइट करना है कि साइंटिफिक अप्रोच की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है, वर्क मेथड को डिस्कस करना है कि किस जगह स्टडी के थ्रू उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल को मद्देनज़र रखा जाए, उनको आइडेंटिफाई किया जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन क्या है एफिशिएंटली चल पाए और ग्रो करे। अब मैंने आपको चूँकि कहा था कि लेक्चर 8 को हम साथ ही डिस्कस करेंगे। तो जनाब, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट क्या होती है? इट इज़ अ टर्म यूज फॉर दूज अर्ली डेज कंट्रीब्यूटर्स हु डेवलप एंड टॉट प्रिंसिपल टू बी यूज मैनेजर बोथ इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। लाइक आप ये समझ लें कि अगर हेनरी फ्यूल उस टाइम पर ये 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ना बताता तो काफ़ी कुछ गड़बड़ होनी थी। जस्ट बिकॉज एक चीज़ आपको दिखाई जाती है, उसके बाद अगर उसमें स्टिल इम्प्रूवमेंट ना की जाए तो क्या होता है, ऑब्वियसली क्लैश तो नहीं, उसमें डाउनफॉल आना स्टार्ट हो जाता है। अब हेनरी फ्यूल के बारे में क्या कहा जाता है, ये फ्रेंच का इंडस्ट्रियलिस्ट डेवलप्ड थ्योरीज थ्योरीज था और इसने थ्योरीज लिखी थी मैनेजमेंट के ऊपर कमाल की, ठीक है। और इसने फिर बताया था एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, फंक्शनल अप्रोच क्या होती है, ये सारा कुछ किसने हमें बताया था, हेनरी फ्यूल ने बताया था हमें। कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, कमांडिंग, हर चीज़ इसने डिस्कस कर दी थी आखिर में। और इसने हमें 14 प्रिंसिपल दिया था जिसको यूज़ करके हम मैनेजमेंट को सक्सेसफुली रन कर पाते हैं। अब उसमें अथॉरिटी आ जाती है, हम हर बंदे को अथॉरिटी नहीं देंगे, स्पेशलाइज बंदे होंगे जिनको अथॉरिटी दी जाएगी और वही रिस्पॉन्सिबल होंगे उस काम को करवाने के लिए। डिसिप्लिन, जो रूल एंड रेगुलेशन बना दिए हैं उसको कोई एक्सीड नहीं करेगा, अगर कोई एक्सीड करेगा तो उसको प्रोटोकॉल दिए जाएंगे कि अगर उसने दोबारा ऐसा कुछ किया तो फिर क्या है, वो जा सकता है।
यूनिटी ऑफ कमांड, अगर एक हुक्म आ गया है, एक प्लान बन गया है, एक स्ट्रैटेजी बन गई है, सब उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं, नो, जो सिस्टम आ गया है उसको फॉलो करना है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अगर एक वर्क फ्लो बताया गया है तो उसको फॉलो करना है, ऐसा नहीं है अपनी कोई कहानी लेके बैठे हैं, नो। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, अब वो कह रहे हैं कि एक टीम बन के सोचना है, एक इंडिविजुअल बन के नहीं सोचना। अब रिम्यूनरेशन, इसमें क्या होता है, अगर कोई मतलब एक जो एम्प्लॉय ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको वेजेस दिए जाए ताकि वो नेक्स्ट और ज़्यादा इम्प्रूव हो, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन, अब इसमें क्या हो जाता है, सेंट्रलाइजेशन होता है डिसीजन मेकिंग, लाइक पूछा सबसे जाएगा, लेकिन क्या होगा, डिसीजन मेकिंग चंद लोगों से पूछ के की जाएगी और उसके ऊपर हतमी फैसला किया जाएगा। स्केलर चेन, स्केलर चेन में आ जाता है टॉप मैनेजमेंट, एवरेज मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट, ये हो जाती है स्केलर चेन। ऑर्डर, ठीक है, राइट मटेरियल शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, ये ऑर्डर की बात हो रही है कि आपका जो मटेरियल है, लाइक जो आपके रिसोर्सेज हैं, उनको आपने किस तरह यूटिलाइज़ करना है। इक्विटी, वो कह रहे हैं कि आपने हर बंदे को इक्विटी के साथ लेके चलना है, किसी को ज़्यादा और किसी को कम में लेके नहीं चलना, क्योंकि फेवरेटिज्म जहाँ पे आ जाता है ना, वहाँ पे फिर मैनेजमेंट तबाही होना शुरू हो जाती है। स्टेबिलिटी और टेन्योर ऑफ पर्सनल, मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड ऑर्डरली पर्सनल प्लानिंग और रिप्लेसमेंट आर अवेलेबल फॉर और टू फिल वैकेंसीज। अब वो ये कह रहे हैं कि आपने मैनेजमेंट का क्या काम है कि वो देख रहे हैं, वो पर्सनल प्लानिंग भी कर रहा है कि अगर किसी को रिप्लेस करना है तो उसको वैकेंसीज को फिल कैसे करना है। ऐसा नहीं है कि बस पहले धड़ाधड़ रखे गए हैं, फिर धड़ाधड़ निकल रहे हैं और फिर कोई आ नहीं रहा, ऐसा नहीं है, हर चीज़ देखनी है। इनिशिएटिव, अब यहाँ पे एम्प्लॉय हु आर अलाउड टू ओरिजिनेट एंड कैरी आउट प्लान विल एक्सर्ट हाई लेवल ऑफ एफर्ट। अब वो कह रहे हैं कि जिन एम्प्लॉयज़ को अलाउ किया गया है ना कि वो अपना मशवरा दें, कुछ भी है, तो वो फिर ये है कि वो अपना काम में भी 100% एफर्ट पुट करें। ऐसा नहीं है कि उनको वैल्यू दी जा रही है और वो फिर स्टिल कोई काम नहीं करे। एस्पिरिट डी कॉर्प्स, प्रोमोटिंग टीम स्पिरिट विल बिल्ड हार्मनी एंड यूनिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो कह रहे हैं आपने प्रमोट करना है टीम स्पिरिट को, ठीक है, ताकि क्या ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे। अब यहाँ पे हमारे 14 पॉइंट्स एंड हो गए, यहाँ पे हमारा होल लेक्चर एंड हो गया। तो जनाब मिलते हैं अगले लेक्चर में। ये आई नो बहुत लंबा हो गया, लेकिन ये सब आपकी बेटरमेंट के लिए था, ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए। बाकी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा, बाय।